क्लासेस पर आप देख रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल का एनालिसिस 16 मार्च 2021 के द हिंदू एडिटोरियल का। दोस्तों, यह एनालिसिस एडिटोरियल में यूज किए गए ग्रामर रूल्स, सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स और न्यू इंग्लिश वर्ड्स पर बेस्ड होगा। लेकिन क्लास शुरू करने से पहले हमारे यहाँ अवेलेबल सारे कोर्सेज पर एक नज़र डाल लेते हैं। हर एक तरह के एग्ज़ाम के लिए और अंग्रेजी बोलने के लिए कोर्सेज हमारे पास हैं, जो इन क्लास भी अवेलेबल हैं और ऑनलाइन भी। ऑनलाइन हमारे कोर्सेज को आप हमारे ऐप माई एग्ज़ाम स्टडी पर एक्सेस कर सकते हैं। ये ऐप गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे सोशल मीडिया कॉन्टैक्ट्स और कॉन्टैक्ट नंबर, इसी नंबर पर हमारा व्हाट्सएप भी है और टेलीग्राम भी। चलिए शुरुआत करें लेसन का। लेकिन शुरुआत करने से पहले निवेदन है कि आप बीच में लेसन को स्किप न करें, क्योंकि हर एक सेंटेंस में बहुत इंपॉर्टेंट ग्रामर रूल्स, स्ट्रक्चर और न्यू इंग्लिश वर्ड्स हम आपको सिखाने वाले हैं, उनके हिंदी मीनिंग्स और सिनोनिम्स के साथ। तो चलिए शुरुआत कर देते हैं। देखिए, एडिटोरियल 16 मार्च 2021 का जो है, उसमें उसका हेडिंग है पोल पोजीशन, मतलब चुनाव की स्थिति ऑन एसी ऑर्डर ऑन लोकल बॉडी इलेक्शंस। ये जो पोल पोजीशन एडिटोरियल है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर है, और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर किस चीज पर था? लोकल बॉडी इलेक्शंस पर। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट, टैगलाइन क्या है इसका? सुप्रीम कोर्ट हैज बूस्टेड। सुप्रीम कोर्ट ने बूस्ट किया है, मतलब इंक्रीज कर दिया है। ठीक है, इंडिपेंडेंस, किसके इंडिपेंडेंस? स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स के लिए इन होल्डिंग लोकल बॉडी इलेक्शंस। स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है वो लोकल बॉडी इलेक्शंस करवाएंगे तो उनमें पावर स्टेट इलेक्शन कमीशन का ज़्यादा होगा। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा ऑर्डर दिया है, ऐसा प्रावधान किया है। देखिए दोस्तों, एक प्रजातंत्र में इलेक्शन का बहुत महत्व होता है। अगर इलेक्शन फेयर हो तो जाहिर सी बात है, आने वाले समय में जितने दिनों तक ये रिजाइन में गवर्नमेंट रहेगी, उम्मीद किया जाता है कि उसको इस बात का एहसास रहेगा कि उसको जनता ने चुन के भेजा, उसको जनता के लिए ही काम करनी है। तो प्रजातंत्र की सफलता के लिए इलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट, इलेक्शन का फेयर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें इंडिया के अंदर इलेक्शन कमीशन का बहुत बड़ा रोल होता है, चाहे वो सेंट्रल इलेक्शन कमीशन हो इंडिया का या फिर स्टेट का हो। तो स्टेट के इलेक्शन कमीशन पर हमेशा राजनीतिक प्रभाव और दबाव देखे जाते हैं, जो कि लोकल इलेक्शंस पर कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं। तो इसी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया है। ये एडिटोरियल उसी के बारे में है। हम लोग थोड़ा इसके फैक्ट्स में तो जाएंगे ही, लेकिन हमारा मेन फोकस रहेगा इस आर्टिकल में यूज किए गए ग्रामर, स्ट्रक्चर और वोकैबुलरी। चलिए शुरुआत करते हैं। इवन दो कॉन्ट्रास्ट बताने वाला कंजंक्शन है। इवन दो का एक एग्जाम्पल देख लीजिए, आप बहुत आसानी से समझ जाइएगा। Even though he worked hard, comma, he could not get good marks. इसको आप चाहे तो उलट के भी लिख सकते हैं। हालांकि उसने मेहनत किया था, फिर भी उसको अच्छा नंबर नहीं आया। आप चाहे तो उलट के इसी बात को लिख देंगे, he could not get good marks even though he worked hard. ठीक है, तो इसी तरह से इसका सेंटेंस को देखना है। इवन दो मोर देन ए क्वार्टर सेंचुरी हैज elapsed, हालांकि एक क्वार्टर सेंचुरी से ज्यादा समय बीत चुका है। कब से? सिंस द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड, जब से संविधान में संशोधन किया गया, टू मेक अर्बन एंड रूरल लोकल बॉडीज ए सेल्फ कंटेन्ड थर्ड टियर ऑफ गवर्नेंस, कि जितने भी अर्बन और रूरल लोकल बॉडीज हैं उनको सेल्फ कंटेन्ड थर्ड टियर ऑफ गवर्नेंस बनाया जाए। हालांकि इसको लागू किए हुए संविधान में 25 साल से ज्यादा हो चुके हैं, फिर भी इट इज ऑफ्टन अग्रीड बाय एक्सपर्ट्स
अक्सर इस बात पर सहमत हो जाते हैं, मानते हैं इस बात को कि देयर इज इनएडिक्वेट डिवोल्यूशन ऑफ पावर्स टू देम, उनके हाथ में जो सत्ता का विकेंद्रीकरण किया गया है वो अपर्याप्त है। ये पहला सेंटेंस, ओपनिंग सेंटेंस ही बहुत जबरदस्त है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। इसमें जो पहली चीज हमने आपको बताई वो तो इवन दो का स्ट्रक्चर है। अब देखिए इवन दो के स्ट्रक्चर के बाद और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें इसमें आपको सीखने को मिलती है। देखिए बहुत जबरदस्त स्ट्रक्चर वाला सेंटेंस है, बहुत सारी चीजें हैं। देखिए मोर देन ए क्वार्टर सेंचुरी हैज इलैप्स्ड, प्रेजेंट परफेक्ट का क्लाउज है ना, प्रेजेंट परफेक्ट। उसके बाद क्या मिल रहा, सिंस का उपयोग है, आपको सिंस का उपयोग है, देख रहे। और सिंस के बाद क्या है देखिए तो, कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड, पास्ट इंडेफिनिट, हालांकि पैसिव वॉइस है तो वहां एक्टिव या पैसिव कुछ भी रह सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर पर एक एग्जांपल आप देख सकते हैं, स्ट्रक्चर नंबर 1 तो ये था ना, स्ट्रक्चर नंबर 2 इसको हम बना देते हैं। स्ट्रक्चर नंबर 2 पर एक एग्जांपल हम यहाँ पर लिख रहे हैं ताकि आप इसको सीख सके आसानी से। 3 years have passed, 3 years have passed या elapsed, 3 साल बीत चुके हैं। since he went to मुंबई, जब से वह मुंबई गया है। he went to मुंबई, 3 साल बीत चुके हैं जब से वह मुंबई गया है, मतलब उसको मुंबई गए हुए 3 साल बीत चुके हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट है और यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट है। ये पास्ट इंडेफिनिट एक्टिव या पैसिव कुछ भी हो सकता है, ये प्रेजेंट परफेक्ट भी एक्टिव या पैसिव कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो हालांकि मोर देन ए क्वार्टर सेंचुरी हैज इलैप्स्ड, एक क्वार्टर सेंचुरी से ज्यादा हो चुका है, कब से, जब से संविधान में संशोधन किया गया। संविधान में संशोधन क्या किया गया, अमेंड का मतलब होता है मेक चेंजेस, मेक चेंजेस टू इम्प्रूव, टू इम्प्रूव, बेहतर बनाने के लिए परिवर्तन करना, इसको आप रिफॉर्म भी कर सकते हैं। मतलब अमेंड का मतलब होता है, अमेंड को आप कह सकते हैं संशोधन करना, संशोधन करना, ठीक है। रिफॉर्म कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते, करेक्ट कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं ना। तो यहां गौर से समझिएगा, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस किए गए, अमेंडमेंट किया गया, क्या करने के लिए, ताकि अर्बन और रूरल लोकल बॉडीज हैं, जो अर्बन और रूरल लोकल बॉडीज में क्या होता है, जैसे ग्राम पंचायत है, नगर निगम है, ये सब होता है ना, ये सब को सेल्फ कंटेंड बनाया जाए। देखिए सेल्फ कंटेंड को सीखिए, सेल्फ कंटेंड क्या होता है। देखिए बच्चों, सेल्फ कंटेंड बेसिकली रहने की जगह फ्लैट या पार्ट, ये सब के लिए यूज किया जाता है। सेल्फ कंटेंड अगर हम बोलते हैं किसी फ्लैट वगैरह को, तो उस फ्लैट का अपना वॉशरूम टॉयलेट सेपरेट है और साथ ही साथ उसका अपना एंट्रेंस भी सेपरेट है और उसका सीढ़ियां हैं, उसका अपना छत है। मतलब जिसको कहते हैं ना कि अपना डेरा लेकर के, शेयर वाला नहीं। एक शेयर होता है कि एक ही मकान में अलग अलग रूम में सब लोग रह रहे हैं, कॉमन किचन है, कॉमन बाथरूम है, कॉमन टॉयलेट है, कॉमन छत है, कॉमन सीढ़ियां हैं, कॉमन एंट्रेंस है, वो सेल्फ कंटेंड नहीं हुआ। लेकिन अगर कोई फ्लैट सेल्फ कंटेंड है, इसका मतलब है कि उस फ्लैट में बाकी लोगों का एंट्रेंस अलग से है, उस फ्लैट वाले का सिर्फ एंट्रेंस है, उसका किचन अलग से है, उसका बाथरूम टॉयलेट अलग है, छत है उसका, तो सेल्फ कंटेंट होता है। लेकिन अगर सेल्फ कंटेंट किसी ऑर्गेनाइजेशन के मामले में कहा जाए तो ये इंडिपेंडेंट होगा। क्या होगा, इंडिपेंडेंट के मतलब उसके ऊपर कोई शासन नहीं करेगा, वो ऑटोनोमस होगा, ठीक है, सेल्फ कंट्रोल्ड होगा, ठीक है। तो जितने भी अर्बन और रूरल लोकल बॉडीज हैं, उनको सेल्फ कंटेंड थर्ड टियर ऑफ गवर्नेंस बनाने के लिए संविधान में जब से संशोधन किया गया है, तब से मोर देन ए क्वार्टर सेंचुरी बीत चुका है, फिर भी इट इज ऑफ्टन अग्रीड, फिर भी आज भी एक्सपर्ट्स इस बात पर सहमत होते हैं कि देयर इज इनएडिक्वेट डिवोल्यूशन ऑफ पावर्स,
पावर्स का जितना विकेंद्रीकरण होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, उन तक, किनका तक, अर्बन और लोकल बॉडीज तक उतना नहीं हो पाया। मतलब 25 साल हो गया जब इस संशोधन किए हुए, तो 25 साल में तो धीरे धीरे अर्बन और लोकल जितने भी बॉडीज हैं उनको फुल पावर मिल जाना चाहिए था, वो अपने आप में इंडिपेंडेंट हो जाने चाहिए थे, उनको सत्ता का विकेंद्रीकरण करके सत्ता का बहुत बड़ा हाथ, पावर का बहुत बड़ा हिस्सा उनके पास पहुंच जाना चाहिए था। लेकिन अभी भी ऐसा नहीं हुआ है, इस पर बहुत सारे एक्सपर्ट सहमत होते हैं। चलिए आगे बढ़े। दिस में समवॉट एक्सप्लेन, इस बात से बहुत हद तक, समवॉट मीन्स अप टू सम एक्सटेंट, अप टू सम एक्सटेंट मतलब कुछ हद तक, इस बात से कुछ हद तक यह व्याख्या मिलती है किस चीज की, देयर रिलेटिव लैक ऑफ ऑटोनॉमी, कि उनका जो है उनके पास ऑटोनॉमी की कमी है, इस बात की व्याख्या मिल जाती है। हालांकि एन एंटायरली डिफरेंट फेसेट, फेसेट मतलब पहलू, एस्पेक्ट, ठीक है, एक दूसरा पहलू है ऑफ द वे, उस तरीके का, दीज लोकल बॉडीज फंक्शन, जिस तरीके से ये लोकल बॉडीज फंक्शन करते हैं, उसका एक दूसरा पहलू है कि द मैनर इन विच देयर रिप्रेजेंटेटिव्स आर इलेक्टेड, जिस तरीके से इनके रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट किया जाता है, ऑफ्टेन, अक्सर, बिसेट बाई, बिसेट बाई मतलब सराउंडेड बाई कंट्रोवर्सीज, विवादों से घिरा रहता है। तो इसको अच्छे से जरा एक बार देख ले। देखिए भाई, यहां पर कहा जा रहा है कि दिस में, ये दिस किसके लिए आया, जो पीछे वाले में आपने देखा ना, ये फैक्ट देखा ना कि संविधान में संशोधन किए हुए करीब करीब 25 साल बीत चुके हैं, 25 साल से ज्यादा बीत चुके हैं, फिर भी अभी सारे जितने भी एक्सपर्ट हैं बहुत सारे, वो इस बात पर सहमत हो जाते हैं कि लोकल बॉडीज को अभी तक पूरा पावर नहीं मिल पाया है, डिवॉल्यूशन ऑफ पावर अभी तक उनके पास नहीं हुआ है। उस बात को एक्सप्रेस करने के लिए दिस का उपयोग किया गया है। तो इस बात से बहुत हद तक व्याख्या हो जाती है। किस चीज की व्याख्या हो जाती है, मे प्लस V1, ये वर्ब हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, देयर रिलेटिव लैक ऑफ ऑटोनॉमी ये ऑब्जेक्ट हो गया। मतलब वो जो फैक्ट है बहुत हद तक व्याख्या कर सकता है इस बात कर की कि उनके पास लैक ऑफ ऑटोनॉमी है। ऑटोनॉमी का मतलब होता है स्वावलंबन, इंडिपेंडेंस, अपना डिसीजन खुद लेने का पावर, सेल्फ कंट्रोल, उनके पास इस चीज की कमी है। हालांकि हाउएवर, हाउएवर जब यूज किया जाएगा तो इसके बाद हमेशा कॉमा आएगा, और अपने पहले वाले सेंटेंस से, जो पहले वाला सेंटेंस है उससे वो विरोधाभास दिखाएगा। हालांकि एक इंटायरली डिफरेंट फेसेट ऑफ द वे, मतलब इस वे दीज इलेक्शन बॉडीज फंक्शन, द वे दीज इलेक्शन बॉडी फंक्शंस, इसको समझिए जरा, बहुत सिंपल है। द वे दीज लोकल बॉडीज फंक्शन मतलब जिस तरीके से ये लोकल बॉडीज काम करते हैं, ठीक है, द वे दीज लोकल बॉडीज फंक्शन इज दैट, जिस तरीके से ये लोकल बॉडी काम करते हैं उसका एक दूसरा पूरा डिफरेंट पहलू, पूरा डिफरेंट पहलू ये है कि द मैनर इन विच देयर रिप्रेजेंटेटिव्स आर इलेक्टेड, जिस तरीके से उनके प्रतिनिधियों को चुना जाता है, लोकल बॉडीज के प्रतिनिधियों को चुना जाता है, वो तरीका इज ऑफ्टन बी सेड, वो तरीका ही हमेशा घिरा रहता है, ठीक है, सराउंडेड होता है, किस चीज से, कंट्रोवर्सी से, विवादों से। बिसेट का मतलब होता है सराउंडेड, लेकिन बिसेट बाई में यहाँ जो चीज बिसेट बाई समथिंग, तो ये जो समथिंग होगा ये नेगेटिव चीज होगा। beset by problems, beset by challenges, beset by difficulties, beset by controversies, beset by rumors, नेगेटिव चीजें होंगी यहाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकल पोल्स आर ऑफ्टन मार्ड, मार्ड मतलब अफेक्टेड, अफेक्टेड इन ए बैड सेंस, अफेक्टेड इन ए बैड वे, ठीक है। तो लोकल जो पोल्स होते हैं वो अफेक्टेड होते हैं वायलेंस से, चार्जेज ऑफ आर्बिट्री, आर्बिट्री यदि कोई चीज है तो अनरीजनेबल है, अनरीजनेबल डिलिमिटेशंस एंड रिजर्वेशन ऑफ वर्ड्स। डिलिमिटेशन ऑफ वर्ड समझते हैं, फिक्सिंग द लिमिट ऑफ समथिंग, डिलिमिटेशन मतलब फिक्सिंग द लिमिट और बाउंड्री, लिमिट और बाउंड्री,
एंड रिजर्वेशन ऑफ वार्ड्स। देखिए जब शहरों में नगर निगम के चुनाव होते हैं तो वार्ड परिषद का चुनाव होता है ना सबसे पहले, है ना, जिसको उसमें वार्ड कहां से कहां तक रहेगा इसको फिक्स करना ही डिलिमिटेशन ऑफ द वार्ड कहलाता है। और वार्ड में कौन सा वार्ड महिलाओं के लिए होगा, कौन सा अनुसूचित जाति के लिए होगा, ये रिजर्वेशन ऑफ वार्ड्स कहलाता है। तो इसमें जो है लोकल पॉल्स जब होते हैं तो उनमें हिंसा होता है और उनमें आरोप लगाया जाता है। यहाँ चार्जेस का मतलब क्या बोल सकते हैं, एक्यूजेशन, ठीक है, आरोप लगाया जाता है अनरीजनेबल तरीके से वार्ड्स का डिलिमिटेशन करने का और वार्ड्स का रिजर्वेशन करने का। चलिए, की फैक्टर यदि कोई चीज है तो उसका बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका है। किस चीज में भूमिका, इन लोकल बॉडी पॉल्स, मतलब स्थानीय निकाय के चुनाव में। स्थानीय निकाय में नगर निगम आता है, नगर परिषद आता है, वार्ड कमिश्नर का चुनाव होता है, फिर ग्राम पंचायत का चुनाव होता है। तो ये लोकल बॉडी पॉल्स है, उसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो है कि बीइंग कंडक्टेड इन ए फ्री एंड फेयर मैनर, कि वो कंडक्ट किए जाएं स्वतंत्र और न्यायपूर्ण तरीके से। तो की फैक्टर इज द एक्सटेंट टू विच द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है, a key factor in any local body polls being conducted in free and fair manner is the extent to which the election commissioner, the state election commissioner, इलेक्शन कमिश्नर होता कौन है, द अथॉरिटी दैट सुपरवाइजेज द इलेक्शन। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर वो अथॉरिटी होता है जो इलेक्शन को सुपरवाइज करता है। टू द एक्सटेंट विच द इलेक्शन कमिश्नर इज इंडिपेंडेंट एंड ऑटोनोमस, मतलब किस हद तक स्टेट इलेक्शन कमिश्नर इंडिपेंडेंट है और ऑटोनोमस है, यही की फैक्टर है किसी भी लोकल बॉडी पोल के फ्री एंड फेयर मैनर में कंडक्ट किए जाने का। देखना चाहते हैं स्ट्रक्चर, देखिए की फैक्टर सब्जेक्ट है, ठीक है, की फैक्टर वर्ब है इसका यहां। अ की फैक्टर इज द एक्सटेंट टू विच द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, इस बात को आप छोड़ दीजिए जो ब्रैकेट में हम डाल रहे हैं, इज इंडिपेंडेंट, ठीक है। यहां से और अच्छे से समझा देते हैं हम आपको जरा, बहुत आसान है। देखिए यहां पर आपको ध्यान देना होगा कि हमने कहा था कि कॉमा रहे दोनों तरफ तो उसको पहले छोड़ देना चाहिए, ठीक है। अब देखिए सब्जेक्ट है की फैक्टर है क्या है, वो एक्सटेंट, वो सीमा जहां तक इलेक्शन कमिश्नर, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, इस सब्जेक्ट के लिए ये वर्ब है, स्वतंत्र होता है और ऑटोनोमस होता है। मतलब की फैक्टर किस चीज का, किसी भी लोकल बॉडी पोल को कंडक्ट किए जाने का फ्री एंड फेयर मैनर से, मतलब किसी भी लोकल बॉडी पोल को कितना स्वतंत्रता पूर्वक, कितना न्यायपूर्वक किया जाएगा संचालित, उसका की फैक्टर ये है कि किस हद तक स्टेट इलेक्शन कमिश्नर इंडिपेंडेंट और ऑटोनोमस है। तो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होते कौन है भाई, तो वो होते हैं द अथॉरिटी, वो व्यक्ति होते हैं जो सुपरवाइज करते हैं इलेक्शंस को स्टेट के अंदर। आगे बढ़िए। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, अनफॉर्चुनेटली यदि हम सेंटेंस के शुरू में लिखते हैं तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है, इट इज अनफॉर्चुनेट दैट, ये पूरा के बदले अनफॉर्चुनेटली लिखा गया है। देखिए आपको अगर पता है तो इसके बदले आप ये लिख के प्रेसी राइटिंग में वर्ड्स की संख्या कम कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली मोस्ट रिजाइम्स का मतलब गवर्नमेंट्स, अधिकतर जो सरकारें होती हैं स्टेट्स में अपॉइंट करती हैं। देखिए मोस्ट रिजाइम्स इन द स्टेट्स, ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है। किसको अपॉइंट करती हैं, सीनियर ब्यूरोक्रेट्स को। कहां से, उनमें से चुन करके जो इस ऑफिस में उनका फेवरेट रहता है। मतलब किसी भी ब्यूरोक्रेट को जो सरकार का फेवरेट ब्यूरोक्रेट है, फेवरेट कौन होगा, जो सरकार के पक्ष में काम करता हो, ठीक है, सरकार का सपोर्ट करता हो अपने कार्यविधि से, उसी को अपॉइंट करती है इस ऑफिस में, ठीक है। देखिए यहां पर बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है एक अपॉइंट का। अपॉइंट को यूज किया जाता है इस तरह के पैटर्न में, अपॉइंट,
somebody जिसको अपॉइंट करते हैं, टू ए पोस्ट जिस पोस्ट पर अपॉइंट करते हैं। हम लोग यहाँ देखिए अपॉइंट somebody के बाद टू प्रीपोजिशन लगाया हमने और उसके बाद पोस्ट लिखा है। हाँ, पोस्ट के जगह टू ए ऑफिस भी, टू एन ऑफिस भी कर सकते हैं, ठीक है। टू यहाँ पर ए पोस्ट के जगह टू एन ऑफिस, है ना। तो अपॉइंट समबडी, तो बोली सर इसमें कैसे है, समबडी कौन है, तो देखिए अपॉइंट ये हो गया, समबडी के रूप में ये आ जाएगा सीनियर ब्यूरोक्रेट्स, और टू द ऑफिस देखिए यहाँ पर है ना, टू दिस ऑफिस। तो ये पैटर्न को ध्यान रखेंगे आप अपॉइंट का, और ये प्रीपोजिशन पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। आगे बढ़ाते हैं। इन प्रैक्टिस स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स फ्रीक्वेंटली फेस चार्जेस। व्यवहारिक तौर पर स्टेट इलेक्शन कमिश्नर पर बार बार इस तरह के आरोप लगाए जाते हैं। किस तरह का, चार्जेज ऑफ बीइंग पार्टीशन, पक्षपातपूर्ण होने का। पार्टीशन मतलब यहाँ बायस्ड, है ना, कि वो बायस्ड हैं, एक साइड किसी का साइड ले रहे हैं, वन साइडेड भी आप बोल सकते हैं। कौन किसका साइड ले रहे होंगे, तो जाहिर सी बात है अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे हैं उससे पता चल रहा है सरकार का साइड ले रहे होंगे, या उन पर आरोप लगाया जाता है स्टेट इलेक्शन कमिश्नर पर। आगे बढ़ते हैं। रूटीन एक्सरसाइजेज, बहुत सारे रूटीन काम होते हैं स्टेट इलेक्शन कमीशन और कमिश्नर के, जैसे डीलिमिटिंग वार्ड्स, वार्ड्स का बाउंड्री निर्धारित करना कि कौन वार्ड नंबर कहां से कहां तक रहेगा। रोटेटिंग द वार्ड्स रिजर्व्ड फॉर वीमेन एंड शेड्यूल कास्ट, देखिए जब इलेक्शन होता है नगर निगम का या नगर परिषद का, तो उसमें वार्ड्स को रिजर्व किया जाता है कि महिलाओं के लिए है, शेड्यूल कास्ट के लिए है, तो हर बार एक ही वार्ड नहीं रहता है, उसको रोटेट करना होता है। तो इसमें, और फिक्सिंग डेट्स फॉर द इलेक्शंस, ठीक है, डेट फिक्स करना इलेक्शंस के लिए, ये सब जो है रूटीन एक्सरसाइजेज हैं जो स्टेट इलेक्शन कमीशन और कमिश्नर को करना होता है। ये सब एक्सरसाइजेज, रूटीन एक्सरसाइजेज सब्जेक्ट है और ये वर्ब है। तो बोलिए बीच में ये सब क्या था, ये रूटीन एक्सरसाइजेज को एक्सप्लेन करने के लिए एग्जांपल्स दिए गए थे, जिनको आप कह सकते हैं एडजेक्टिव्स के तौर पे इसके लिए यूज किए गए इस सब्जेक्ट के लिए। तो ये रूटीन एक्सरसाइजेज बिकम मायर्ड, मायर्ड का मतलब कवर्ड, है ना, मायर्ड के साथ इन ही चलता है। तो कवर्ड इन, कवर्ड विथ आप लिख सकते हैं, मायर्ड इन मड मतलब कवर्ड विथ मड, कीचड़ से सना हुआ, ठीक है, या फिर आप लिख सकते हैं सराउंडेड बाई, ठीक है, सराउंडेड बाई भी लिख सकते हैं आप। तो किस चीज से घिरा रहता है, कंट्रोवर्सी से, और इसका परिणाम ये होता है कि मतलब उस जो रूटीन एक्सरसाइजेस जो होते हैं वो पूरी तरह से इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो रूटीन एक्सरसाइजेस किए जाते हैं पूरी तरह से कंट्रोवर्सी में गिर जाते हैं परिणाम स्वरूप। किस चीज के परिणाम स्वरूप, तो जो हम लोगों ने पीछे पढ़ा था ना कि फ्रीक्वेंटली चार्जेस लगाए जाते हैं एसईसीज पर, एसईसीज का मतलब हो गया स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स पर, कि वो सरकार का पक्षपात कर रहे हैं, ये चार्जेस लगाए जाते हैं। तो उसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि जितना भी रूटीन एक्सरसाइज है एक इलेक्शन में होता है कि भाई वार्ड्स का बाउंड्री डिसाइड कीजिए, वार्ड्स का रिजर्वेशन को रोटेट कीजिए और डेट फिक्स कीजिए, ये सारा चीज कंट्रोवर्सी में परिणाम स्वरूप घिर जाता है, क्योंकि अपोजिशन जो होता है, जो विरोधी पार्टी होता है, टेंड्स टू बिलीव, ये मानने के लिए एकदम टेंड टू प्लस V1, यदि हम किसी चीज के बारे में बोलते हैं कि टेंड टू प्लस V1 तो उसका नेचुरल गुण है ऐसा होना, ठीक है ना। तो अपोजिशन पार्टी जो है टेंड्स टू बिलीव, उसका नेचुरल गुण है ये मानने का कि, क्या मानने का, कि द एक्सरसाइज, ये सब जो काम हो रहा है कि डिलिमिटिंग किया जा रहा है वार्ड्स को और रोटेट किया जा रहा है वार्ड्स को, जो रिजर्वेशन वाला वार्ड्स है उसको जो रोटेट किया जा रहा है, और जो इलेक्शन का डेट फिक्स किया जा रहा है, ये सब किया जा रहा है, इज बीइंग डन, किया जा रहा है, देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस पैसिव वॉइस, किया जा रहा है विथ द रूलिंग पार्टीज इंटरेस्ट इन माइंड, मन में रूलिंग पार्टी के हितों को ध्यान में रखते हुए। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। इवन दो, हालांकि दिस कैन नॉट बी जनरलाइज्ड, इस बात को जनरलाइज नहीं कर सकते, मतलब हमेशा सब पर यह बात लागू नहीं होती है। किस सब पर, इन रेस्पेक्ट ऑफ ऑल स्टेट्स, है ना, इन रेस्पेक्ट ऑफ ऑल द स्टेट्स मतलब इन द मैटर ऑफ
ऑल द स्टेट्स, सभी राज्यों पर, एंड ऑल दोज मैनिंग द पोजीशन, और उन सभी पर जो इस पोजीशन को ऑपरेट कर रहे हैं। किस पोजीशन को ऑपरेट कर रहे हैं? इलेक्शन कमिश्नर के पोजीशन को ऑपरेट कर रहे हैं। MAN, मैन। मैन हम लोग जानते हैं ना, आदमी होता है, लेकिन मैन जब वर्ब रहे तो मैन का मतलब होता है ऑपरेट। मैन ए पोजीशन मतलब उस पोजीशन पर रह करके उसको संपादित करना, उस पोस्ट के कार्यों को, है ना। तो जितने भी लोग हैं इस पोजीशन पर, मतलब किसके पोजीशन पर? स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के पोजीशन पे। और जितने भी स्टेट्स हैं इंडिया के अंदर, सब पर यह बात लागू नहीं होती है, नहीं की जा सकती है। फिर भी चूंकि इवन दो लगाए हैं तो अगला क्लाउज जोड़ने से पहले हिंदी में जोड़ेंगे। फिर भी इट इज अनडिनाएबल, यह बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि SECs डू नॉट सीम टू एंजॉय द कॉन्फिडेंस, कि ऐसा नहीं प्रतीत होता है कि SEC स्टेट इलेक्शन कमीशन एंजॉय करता हो कॉन्फिडेंस को पॉलिटिकल पार्टीज के और पब्लिक के उस हद तक जैसा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करता है। एंड एज फार एज द इंडिपेंडेंस इज कंसर्न, और जहां तक उनके स्वतंत्रता का सवाल है। देखिए एक एग्जांपल से एज फार एज वाला समझा देते हैं, आसानी हो जाएगा। एज फार एज माई हेल्थ इज कंसर्न्ड, जहां तक मेरे हेल्थ का सवाल है, I have never been careless. I have never been careless. मैं कभी भी लापरवाह नहीं रहा हूं। ठीक है, तो अब जरा देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है, पूरा हम साफ कर रहे हैं। देखिए बीच बीच में हम साफ इसलिए करते हैं ना ताकि ज्यादा गंदा हो जाएगा तो आपको पता नहीं चलेगा, तो आप स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए ना आसानी से। इवन दो दिस कैन नॉट बी जनरलाइज्ड, हालांकि इस बात को जनरलाइज नहीं किया जा सकता है। इन रेस्पेक्ट ऑफ ऑल स्टेट्स, मतलब कि सभी राज्यों के मामले में और सभी स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के मामले में इस बात को जनरलाइज नहीं किया जा सकता है। फिर भी इस बात से भी नहीं इनकार किया जा सकता है कि स्टेट इलेक्शन कमीशन डू नॉट सीम टू एंजॉय। ठीक है, मतलब इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है राजनीतिक पार्टियों के और जनता के कॉन्फिडेंस को उस हद तक एंजॉय नहीं करती है, उस हद तक उसको विश्वास नहीं प्राप्त है जितना कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को है, और जहां तक उनके इंडिपेंडेंस का सवाल है। चलिए आगे बढ़े। इट इज इन दिस बैकड्रॉप, यही बैकड्रॉप था, बैकड्रॉप का मतलब पृष्ठभूमि, कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट डिक्लेयर करते हुए आया कि स्टेट इलेक्शन कमिश्नर शुड बी समवन, कोई ऐसा आदमी होना चाहिए जो कंप्लीटली इंडिपेंडेंट हो, आजाद हो स्टेट गवर्नमेंट के बंधनों से, जो स्टेट गवर्नमेंट से बिल्कुल भी जुड़ा नहीं हो। ठीक है, तो अब ये बात जो है महत्व हासिल कर लेता है, ये बात प्रोमिनेंस हासिल कर लेता है, मतलब एक्वायर्स प्रोमिनेंस का मतलब कोई चीज महत्वपूर्ण हो जाता है, तो ये बात महत्वपूर्ण हो जाती है अब। ठीक है ना, कि जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया डिक्लेयर करते हुए कि स्टेट इलेक्शन कमिश्नर कोई ऐसा आदमी होना चाहिए जो पूरी तरह से स्टेट गवर्नमेंट से मुक्त हो, यह बात अब महत्व हासिल कर लेती है, इसका बहुत महत्व बढ़ जाता है। चलिए, इट हैज डिस्क्राइब्ड द गवर्नमेंट्स इलेक्शन, इट मतलब ए वर्डिक्ट, द वर्डिक्ट ऑफ द SC, ये इट इसके लिए आया है। सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट नहीं, ये सब्जेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट वर्ब है, द गोवा गवर्नमेंट्स एक्शन, गोवा गवर्नमेंट के एक्शन को डिस्क्राइब किया है। गोवा गवर्नमेंट का एक्शन क्या था? एक्शन था इन आस्किंग इट्स लॉ, इट्स लॉ मतलब गोवा के गवर्नमेंट का लॉ सेक्रेटरी, उसको क्या कहा? देखिए आस्क, आस्क है ना, फिर somebody 2+V1, आस्क somebody 2+V1। ठीक है, तो इसका मतलब होता है इस somebody को कहना, ये वाला काम करने के लिए।
तो स्टेट गोवा गवर्नमेंट का जो एक्शन था कि जिसमें कहा गया था कि लॉ सेक्रेटरी जो है होल्ड करें एक एडिशनल चार्ज को, एक एडिशनल पोस्ट को, पोस्ट किस रूप में, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के रूप में, इसको डिस्क्राइब किया है कोर्ट के वर्डिक्ट ने एक मॉकरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट, मतलब संवैधानिक प्रावधान जो किए गए हैं उसका मजाक उड़ाने के रूप में डिस्क्राइब किया है सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट ने गोवा गवर्नमेंट के उस एक्शन को जिसमें गोवा गवर्नमेंट ने अपने लॉ सेक्रेटरी को स्टेट इलेक्शन कमीशन के एडिशनल चार्ज संभालने के लिए बात कही है। होल्ड चार्ज एज, होल्ड चार्ज एज और प्लस यहां पोस्ट का नाम डाल देंगे, मतलब इस पोस्ट का कार्यभार संभालना। एडिशनल चार्ज हो गया तो अतिरिक्त कार्यभार संभालना, कि वो एक पोस्ट पर तो है ही लॉ सेक्रेटरी के पोस्ट पर, उसके अतिरिक्त ये वाला पोस्ट भी वो संभालेंगे। इसको इस डिसीजन को, गोवा गवर्नमेंट के इस डिसीजन को कोर्ट के वर्डिक्ट में कहा गया कि तो मॉकरी है कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट का, जो संवैधानिक प्रावधान बनाया गया है उसका ही तो मजाक उड़ाया जा रहा है, खिल्ली उड़ाया जा रहा है। मॉकरी मतलब खिल्ली। बाय इन्वोकिंग इट्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर, अपने एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर को इन्वोक करते हुए, उसको उपयोग करते हुए, वो पावर कहां दिया गया, अंडर आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के 142वें आर्टिकल में जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट को, उसको इन्वोक करते हुए, उसको आवाहन करते हुए, उसका उपयोग करते हुए, द कोर्ट हैज आस्क्ड, कोर्ट ने कहा है, देखिए फिर से, ऑल CESECs मतलब सभी स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स को हु आर अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट, जो अपने अपने स्टेट गवर्नमेंट्स के डायरेक्ट कंट्रोल में हैं, उनको स्टेप डाउन करने के लिए, स्टेप डाउन करने का मतलब होता है पद से उतर जाना, फ्रॉम देयर पोस्ट्स, ठीक है। तो देखिए यहां फिर से आ गया आस्क somebody, somebody के लिए पूरा डिटेल करके यहां तक दे दिया गया somebody, और उसके बाद 2 + B1, तो आस्क somebody 2 + B1 ये चलेगा। और देखिए स्टेप डाउन फ्रॉम द पोस्ट, स्टेप डाउन फ्रॉम द पोस्ट मतलब रिजाइन, त्यागपत्र दे देना। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर जो आर्टिकल 142 में दिया गया संविधान के द्वारा, उसका उपयोग करते हुए सबको कहा है, ठीक है, कि जितने भी स्टेट इलेक्शन कमिश्नर हैं वो रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट के अगर कंट्रोल में है तो पहले अपने पोस्ट से इस्तीफा दें फटाफट। इन प्रैक्टिस वास्तव में मोस्ट स्टेट्स अपॉइंट रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स एज स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स, ठीक है। वेदर ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट रिमेन्स वर्ब टू बी सीन, क्या ये बात होती है नहीं ये देखे जाने अभी बाकी है। कौन सी बात, कि अपेक्स कोर्ट का डिसीजन वुड हैव ए बियरिंग ऑन दोज हु आर नो मोर सर्विंग स्टेट गवर्नमेंट्स। अभी पिछले सेंटेंस में बताया गया ना कि अधिकांश राज्य सरकारें क्या करती हैं, वो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स को अपॉइंट करती हैं स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के तौर पे। तब यहाँ पर जो देखा, ये बात देखी जाने की है कि जो अपेक्स कोर्ट का डिसीजन है ये हैव ए बियरिंग ऑन, अफेक्ट करेगा कि नहीं, वुड हैव ए बियरिंग ऑन समबडी का मतलब अफेक्ट समबडी, तो उन लोगों को अफेक्ट करेगा नहीं जो अब सरकार में स्टेट गवर्नमेंट में काम नहीं कर रहे हैं, सेवा नहीं कर रहे हैं। जैसे जो अधिकारी रिटायर हो गए हैं और वो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर बना दिए गए हैं, तो क्या उन पर असर होगा कि नहीं इस आदेश का, उनको छोड़ना पड़ेगा कि नहीं पोस्ट स्टेट इलेक्शन कमिश्नर का, ये बात देखा जाना अभी बाकी है। हालांकि इट इज क्लियर, यह स्पष्ट है कि दीज गवर्नमेंट्स विल नाउ हैव टू फाइंड अ वे, इन सरकारों को प्राप्त खुद ढूंढना पड़ेगा एक तरीका क्या करने का, अपॉइंट करने का इस ऑफिस में
यानी स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के ऑफिस में अधिकारी को यानी स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को नियुक्त करने का तरीका नया ढूंढना पड़ेगा। ओनली दोज, उन लोगों को हु आर ट्रूली इंडिपेंडेंट, जो पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, एंड नॉट बिहोल्डन टू इट, इट मतलब द गवर्नमेंट, द स्टेट गवर्नमेंट, इन एनी मैनर, किसी भी तरीके से सरकार से नहीं जुड़े हुए हैं, यानी सरकार के अंडर किसी सेवा में नहीं है। द वर्डिक्ट विल हेल्प सिक्योर द इंडिपेंडेंस ऑफ एसईसीज इन द फ्यूचर, फ्यूचर में यह वर्डिक्ट स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स के इंडिपेंडेंस को सिक्योर करने में मदद करेगा। हेल्प प्लस V1, ठीक है, यह काम करने में मदद करना। इट विल हेल्प लर्न इंग्लिश, बीच में हम somebody भी डाल सकते हैं। इट विल हेल्प यू लर्न इंग्लिश, ठीक है। मोर सिग्निफिकेंटली, और महत्वपूर्ण, ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि द कोर्ट हैज बूस्टेड, कोर्ट ने बढ़ा दिया है द पावर ऑफ द इलेक्शन वॉचडॉग, इलेक्शन वॉचडॉग के पावर को बढ़ा दिया है। किस जरिए से? बाई प्लस B4, जरिया बताने के लिए, माध्यम बताने के लिए। तो होल्डिंग दैट, इस फैसले को दे करके कि इट इज मतलब इलेक्शन वॉचडॉग, इलेक्शन कमिश्नर के लिए इट यूज किया गया है। इट इज ओपन, यह मुक्त है, मुक्त होने का मतलब इस पर किसी का दबाव नहीं है। टू द एसईसीज, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर आजाद हैं। टू काउंटरमैंड, काउंटरमैंड का मतलब होता है कैंसल, रिवोक या एनल, किसी भी फैसले को निरस्त करने के लिए। एनी इन्फ्रैक्शन, जो कि उल्लंघन होगा कानून का, और वो मेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, और वो फैसला अगर लिया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। इन द कोर्स ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर इलेक्शन लोकल बॉडी पॉल्स, इन द कोर्स ऑफ मतलब ड्यूरिंग, किस चीज के ड्यूरिंग? प्रिपेयरिंग के ड्यूरिंग, ठीक है। लेकिन प्रिपेयरिंग बिफोर है ना, तो डायरेक्ट ड्यूरिंग को यूज नहीं कर सकते उस बिफोर के पहले, इसीलिए उसके बदले किसका यूज किया गया? इन द कोर्स ऑफ का। लोकल बॉडी पॉल्स के दौरान स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अगर कोई भी काम ऐसा किया जाता है जो फ्रैक्शन ऑफ द इन्फ्रैक्शंस ऑफ द लॉ है। इन्फ्रैक्शंस का मतलब क्या होता है? इन्फ्रैक्शंस का मतलब होता है वायोलेशन, वायोलेशन ऑफ द लॉ है। यदि कानून का उल्लंघन है तो उसको काउंटरमैंड करना, उस आदेश को, उस काम को कैंसिल करना एसईसीज के मर्जी पर होगा। इट इज ओपन टू द एसईसीज मतलब उसकी मर्जी पर होगा, उसको कोई बाध्य नहीं कर सकता है कि वो स्टेट गवर्नमेंट का बात माने। रिजाइम्स मतलब गवर्नमेंट्स इन द स्टेट्स, जो स्टेट गवर्नमेंट्स होते हैं, वुड हैव टू वेकअप टू द रियलिटी। वेकअप टू द रियलिटी मतलब एक्सेप्ट द रियलिटी, उसको यह बात स्वीकार करना पड़ेगा सरकारों को कि दे कैन नॉट ऑलवेज, वे लोग हमेशा कंट्रोल नहीं कर सकते हैं लोकल बॉडी पॉल्स को एज इन द पास्ट, जैसा कि वे पास्ट में करते रहे थे। बच्चों, हमने कोशिश किया है हर एक वाक्य के हर एक स्ट्रक्चर को एकदम बारीकी से तोड़ें, हर एक वर्ड को बताएं। फिर भी अगर आपको कुछ लगता है कि और चाहिए तो आप कमेंट्स में पूछिए, हम जरूर बताएंगे। और अपनी ओपिनियन दीजिए कमेंट में। अगर ये वीडियो आपके काम का लगा, अच्छा लगा, यूजफुल लगा, तो इसको लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठीक है। मेरे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ज्यादा बच्चे देखें, बहुत मेहनत लगती है हर एक चीज को करने में, तो इस मेहनत का फल यही होगा कि आप इससे लाभान्वित हो, ज्यादा से ज्यादा संख्या में, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंचे। अगर आप हमारे चैनल सोनी ट्यूटोरियल क्लासेस पर पहली बार आए हैं तो चैनल को विजिट कीजिए, इसमें आपके लिए बहुत सारी यूजफुल चीजें मिलेंगी। अगर आप मेरे इस बात से कन्विंस्ड होते हैं विजिट करने के बाद कि यूजफुल चीजें हैं, तब जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए। और अपने मोबाइल के सेटिंग्स में जाकर के यूट्यूब नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि इस तरह के वीडियो अपलोड्स के अपडेट्स और नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप इतने सारे इंपॉर्टेंट, यूजफुल, बेनिफिशियल चीजों को मिस ना करें। मेरे प्यारे दोस्तों, ये द हिंदू एडिटोरियल का कोर्स मेरे ऐप माई एग्जाम स्टडी पर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है विथ पीडीएफ। आपसे रिक्वेस्ट है उस ऐप को डाउनलोड करें और इस कोर्स का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं। थैंक यू वेरी मच।